हेलो फ्रेंड, मैं हूं कैसर आज़ाद। कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे, सोर्सेस चैप्टर हमने शुरू किया है। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर रहे थे, उसके इम्पोर्टेंस, उससे क्या हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, नहीं जान सकते तो साहित्य है, क्या साहित्य से ही एक अकेला मदद ली जा सकती है या दोनों का मिलन होना चाहिए, दोनों को मिला के कर सकते हैं, क्या दोनों को हम अलग कर सकते हैं, एक विभाजन रेखा दोनों में खींच सकते हैं। इन सब बातों पे हम बात कर रहे थे। आज उन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों के इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे, उसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, साथ ही उसमें कुछ लिमिटेशन की भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, ये करेंगे। उसके बाद हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में, कला। ठीक है, कला क्या है वो हम बात करेंगे। उसके बाद फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बात करेंगे। फिर इसकी लिमिटेशन क्या है, और इस पर एक प्रश्न हम देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे आपका, उसका आंसर हम लिखा देंगे, आपको कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम साहित्य स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहिए। मैं सोचता हूँ कि वीडियो जो हो ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि आप लोग आराम से इसको देख सके, पढ़ सके। इससे नोट्स बनाना है बना लीजिए, या फिर मुझे आप मैसेज कीजिए। मैं आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ही कह रहा हूँ कि आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल मैं करा देता हूँ। सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या मेल कीजिए या टेलीग्राम, जहाँ भी आपको जुड़ना है जुड़ लीजिए। आप से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सब कुछ अवेलेबल कराता हूँ। तो चलते हैं, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ये, चलिए आज का पहला पीडीएफ ये है कि हम उसके महत्व की बात करना चाह रहे थे कि उसका महत्व क्या है। ठीक है, उसके महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस की बात करना चाह रहे थे। महत्व क्या है, जो स्रोत हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य, तात्विक साक्ष्य होंगे। ठीक है, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य भी हो सकते हैं, है या नहीं वो तो हमने देखा ही। ठीक है, तो इनके लिए इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंस में ये कहता है, इन अभिलेखों से हमें राजाओं की वंशावली एवं राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जो राजा थे, मान लीजिए कोई भी राजा की अगर बात कर रहे हैं, तो राजा जब अपने अभिलेख पत्थरों पे खुदवाते थे, तो अपने साम्राज्य के बारे में, अपने बारे में उसमें इंगित की जाती थी। ठीक है ना, उनके वंशों के बारे में हमें पता चलती है। तो एक आपको अगर एग्जामिनेशन यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर लिखना हो, तो ये बताना होगा कि इन अभिलेखों से उस राजवंश की, राजा की, या उस वक्त की, उस समय की राजनीतिक इतिहास कैसी थी वो पता चलता है, या फिर उसकी राजा की वंशावली कैसी थी वो आपको पता चलता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इन अभिलेखों से हमें शासक के धार्मिक विश्वास की भी सूचना मिलती है। जाहिर सी बात है कि अब ये जो अभिलेख होंगे, तो वो जो उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनके जो कल्चर रहे होंगे, या उनकी धार्मिक निष्ठा रही होगी, उसको उकेरा होगा उस अभिलेखों पे। तो उससे उसकी धार्मिक, है ना, तो एक दूसरा पॉइंट है कि उसकी धार्मिक विश्वास या धार्मिक जो आस्था कहते हैं ना, उसका भी हमें पता चलता है इन अभिलेखों से। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे एक लिखा है कि अशोक के विषय में एक ज्ञान होता है कि उसने ब्राह्मण, श्रवण, आजीवक सभी को, तीनों को, ब्राह्मण को, श्रवण को, आजीवक सभी को अनुदान दिया। तो ये कहाँ से पता चला है भाई? उनके अशोक के इंस्क्रिप्शन देखो, आप अभिलेख देखो, अभिलेखों में लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है ना, तो ये हमें तो अभिलेख से ही ना, हालांकि हमें यहाँ पे अभिलेखों का पिक्चर दे देना चाहिए था आपको, खैर इंस्क्रिप्शन का कभी हम दे देंगे। इन अभिलेखों पे उनके धार्मिक विश्वास या उनके मानवता के बारे में हमें पता चलता है। और यहाँ पर उसमें लिखा है कि ब्राह्मण को, श्रवण को और आजीवक सभी को अनुदान दिए। उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में अपनी तुलना 4 देवताओं से की है। तो ये कहाँ से पता चलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में जो लेख मिले हैं, हरिसेन ने जिसको ये करवाया है, खुदवाया है, तो उससे ये पता चलता है कि प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त के अभिलेख मिले हैं, उसने अपने आप को 4 राजाओं की प्रमुख देवताओं से, 4 प्रमुख देवताओं से समुद्रगुप्त ने अपनी तुलना की है। तो 2 पॉइंट आया यहाँ पे।
एक तो उसकी वंशावली और राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। सेकेंड वन कि उसकी धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है। अब उसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, अशोक के बारे में लिख दिया है कि भाई वो ब्राह्मण, श्रवण और राजवी को अनुदान देते थे, यानी उनकी धार्मिक कहीं ना कहीं वो लगाव किधर थी वो पता चलता है। दूसरा हमने एग्जाम्पल एक और सिद्ध करने के लिए दे दिया है, आप एक भी लिख सकते हो, दो भी लिख दो, अपने आंसर अपने टाइम के हिसाब से होता है। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में अपनी तुलना 4 देवताओं से की है, तो उसके एक धार्मिक विश्वास, उनकी धार्मिक सोच के बारे में पता चला समुद्रगुप्त के बारे में। तो राजा की वंशावली भी चली, राजनीतिक इतिहास भी पता चला, उसके धार्मिक विश्वास भी पता चले। तीसरा ये होता है थर्ड वन कि निजी अभिलेख होते थे। ये निजी अभिलेख जो मंदिरों की दीवारों पर खोदे गए, उनसे भी अनुदान देने वालों के धार्मिक विश्वास के साथ साथ उस काल में प्रभावी धार्मिक पंथ की भी सूचना मिलती है। अब मंदिर, बहुत सारे मंदिर बने, उसमें क्या है, जो पिलर होते हैं, दीवार होती है, उस पर अभिलेख खुदवाए गए पत्थरों पे। पहले ज़माने में तो कागज़ नहीं था ना, कागज़ कब आया, 11वीं सदी में आया, ठीक है, 12वीं सदी में। तो उस वक्त क्या होते थे, पत्थरों पे लिखे जाते थे, चमड़ों पे लिखे जाते थे, लकड़ियों पे लिखे जाते थे, तालपत्र पे लिखे जाते थे, ठीक है, पीपल वृक्ष के पत्तों पे लिखे जाते। तो बाकी चीज़ें तो गल गई समय के साथ, लेकिन ये पत्थर रहा। तो इसी से हम अभी इसको रिसर्च हुआ, पढ़े लिखे, तो हमें ये पता चला इन राजाओं ने इन पत्थरों पे, इन प्रस्तरों पे लिखवाया है। तो जो मंदिरों के दीवारों पे निजी अभिलेख लिखवाए, उन्होंने अपने अभिलेख खुदवाए, उनसे अनुदान देने वालों की धार्मिक विश्वास का पता चलता है। मान लो कि कोई XYZ है, वो किसी XYZ धर्म को ही प्रमोट कर रहा है, उसी को वो आर्थिक सहायता दे रहा है, राजनैतिक सहायता, तो क्या उस वंश का, उस राजनीतिक परिवार का, क्या ये बात सिद्ध नहीं होगा कि उसका एक धार्मिक विश्वास किसी एक धर्म, किसी एक जाति के प्रति है? तो वहाँ से तो एक जाहिर सी बात है ना, उसका एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई वो उनका एक खास इंटरेस्ट है किसी धर्म के साथ। साथ ही उस काल में जो प्रभावित धार्मिक पंथ थे उसकी भी सूचना मिलेगी। अब जो हाशिए पे होगा उसको राजा महाराजा तो देगा नहीं, जो काफ़ी चर्चित रहे होंगे, प्रभावी रहे होंगे, उसको प्रमोट करता है, या किसी को प्रमोट किया होगा, उसमें कुछ ऐसे गुण रहे होंगे तो उसको राजा महाराजा प्रमोट किए होंगे, उस वक्त की राजनीतिक व्यवस्था जो रही होगी समाज में। तो एक तो यह है कि राजा की धार्मिक विश्वास का तो पता चला ही आपको, दूसरा यह है कि उस वक्त के धार्मिक पंथ की भी सूचना मिलती है कि कौन प्रभावी वो धर्म था उस वक्त, उस धर्म की रीति रिवाज कैसे थे, उसमें किस देवता की पूजा होती थी, अनुष्ठान कैसे किए जाते थे, लोगों का विश्वास उनके प्रति किस हद तक था, ये सब जानकारी आपको मिल जाती है। तीसरी बात, हाँ, ये हमने कहा, तो फिर से मैं एक बार रिवीजन आपको करा दूं। एक तो वंशावली और राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, राजा के खुद की अपनी धार्मिक विश्वास की तो जानकारी मिलती है, उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए इनको सिद्ध करने के लिए, एक अशोक का, दूसरा समुद्रगुप्त का। तीसरा पॉइंट हम आपको उठाए हैं कि मंदिरों की दीवारों पे जो निजी अभिलेख लिखवाए हैं, तो धार्मिक विश्वास की तो पता चली, साथ ही साथ उस वक्त प्रभावी धर्म कौन था, पंथ कौन था, उसकी सूचना मिली। तो 3 पॉइंट, एक तो राजा की वंशावली और राजनीतिक इतिहास, दूसरा राजा की धार्मिक विश्वास, तीसरा उस वक्त धार्मिक पंथ कौन प्रचलित थे, एक ये पता चल गया। तो ये 3 बातें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में तो इतना लिख दो तो एग्जामिनर पागल हो जाता है भाई, और इस तरह से सजा के लिख दो ना, नंबर बहुत आते हैं। 4th वन, भूमि दान पत्र से हमें उस काल के आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अब ये भूमि दान पत्र क्या है? उस वक्त जो राजा महाराजा किसी को भूमि देते थे, अभी भी 100-2 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में जो राजतंत्र चलता था, तो जो राजा किसी को ज़मीन देता था तो एक पट्टा बनता था, एक पेपर बनता था। लेकिन आज से हम 2000, 2500, 3500, 4000, 5000, 10,000 साल पहले की बात करते हैं, तो उस वक्त जो दान पत्र दिए जाते थे तो या तो चमड़ों पे लिखे जाते थे, चमड़ों पे, या तालपत्र पे लिखे जाते थे, या पत्थरों पे लिखे जाते थे, मंदिरों के दीवारों पे लिखे जाते थे, जो जहाँ रहते थे उनके दीवारों पे लिखे जाते थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें तो गल गई, लेकिन ये पत्थर वाले जो है वो टिके रहे, अभी भी है, पत्थर तो गलता नहीं है। तो वो जो दान पत्र दिए जाते थे, तो
तो दान पत्र देने से ये पता चलता है, अब देखो जो पैसे वाले होंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा देगा। अब कमज़ोर होगा तो वो 2 बीघा 4 बीघा 10 एकड़ ज़मीन देगा। अगर बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़े एरिया में उसका राजशाही तंत्र चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा एरिया देगा। तो उससे उसका ये पता चलता है कि उस जिस राजवंश ने दिया है उसकी आर्थिक और राजनीतिक या उसकी सामाजिक हैसियत कितनी बड़ी है, उससे उसका पता चलता है। जो जितने बड़े हैसियत का होता है वो उतना बड़ा दान देता है। जो गरीब होगा एक लड्डू जाके भगवान को चढ़ा के आता है। जो पैसा वाले हैं, मुकेश अंबानी अंबानी परिवार के लोग जाते हैं, शिरडी में जाते तो पूरा चांदी और सोने का मुकुट भेंट करके आते हैं भगवान को। तो ये सामाजिक हैसियत को ही तो दर्शाता है ना, कि आप जो दे रहे हो उसका सामाजिक हैसियत क्या है, कितना दे रहे हो, ठीक है ना। तो भूमि अनुदान पत्र से हमें उस काल की धार्मिक और सामाजिक, ठीक है ना, क्या मैंने कहा, उस वक्त की धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, हम कृषि अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस बात की भी जानकारी मिलती है। उस वक्त की आर्थिक की बात हम करें तो कृषि अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। साथ साथ भूमि अनुदान ने समाज में किस खास वर्ग के सामाजिक स्थिति को मजबूत किया, ये भी पता चलता है। अब उस वक्त मान लो कि अशोक ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिएगा, तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मणों की स्थिति, आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी ना भाई। सेकेंड वन में आ जाओ, वैदिक पीरियड के बाद जो बुद्धा वाला जो पीरियड आया, उस वक्त ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को जमीन दान में दी गई, जमीन दान में दी गई। तो आप सोच के देखो, क्या उनकी स्थिति अच्छी होगी या नहीं होगी, क्या उनकी स्थिति अच्छी होगी या नहीं होगी। तो आप देखो ना कि जब भी हाँ, आज के भी डेट में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, समाज में अच्छी है। बौद्ध भिक्षुओं को कभी आपने देखा है भीख मांगते हुए, रिक्शा चलाते हुए? क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल पोजीशन अच्छा है, क्योंकि उनको बहुत सारे अनुदान मिलते रहते हैं। तो ये सातवाहन पीरियड में भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हो गई। तो जब भूमि अनुदान होगा तो खुद अपनी खेती बाड़ी करेगा, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आज के भी डेट में जो पूंजीपति है या जो जमींदार है, उसकी आर्थिक स्थिति और जिसके पास नहीं है उसके में फ़र्क तो होता ही है ना। तो ये तो पता चलता है कि जब आपको भूमि अनुदान मिला तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसे बदली समाज में, ठीक है ना। इससे इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है आपको। तो ये कह रहा है कि जानकारी मिलती है, एक तो कृषि अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है भूमि दान पत्र से, ठीक है। ये और ये तो हम डिटेल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सोर्सेस वाले चैप्टर में हैं। जब हम इसी को आगे चलेंगे ना तो हम इतना डिटेल बात करेंगे कि आपको खुद हर चीज़ क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर हम बाद में पढ़ते थे, फर्स्ट यूनिट ख़त्म होने के बाद हम पढ़ते हैं, लेकिन हम आज यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए हम शुरू में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब ये और क्लियर जब होगा, जब आप बाकी एंशिएंट पढ़ लोगे, तब ये क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो खैर इसमें घबराना नहीं है और आगे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। और मैं तो पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है और पढ़ने में मज़ा आएगा। छोटा छोटा मैं वीडियो बना के ऐसे ही डालता रहूँगा, ठीक है। चलते आगे। तो भूमि अनुदान ने समाज में किसी खास वर्ग के सामाजिक स्थिति को मजबूत किया, इससे पता चलता है। जाहिर सी बात है कि ब्राह्मणों को या बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान मिली तो उसकी आर्थिक स्थिति, आप आज भी आप समाज में देखोगे तो पता चलेगा ये XYZ जो है वो किसी राजा महाराजा के यहाँ रहते थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, उनके परिवार की ठीक हो जाती। तो क्या होता है, एक तो अच्छा सैलरी उनको मिलता है, प्लस भूमि अनुदान राजा खुश होकर देता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, वो अपने समाज में मजबूत हो जाता है। वही यहाँ कह रहा है कि आर्थिक अनुदान मिलने से किसी खास वर्ग की सामाजिक स्थिति कैसी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी ना, समाज में मजबूत अग्रिम पंक्ति में रहेगा। तो ये आपकी रही इसके इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट चलते हैं, एक इम्पोर्टेंस और है, इसको देख लीजिए। भूमि अनुदान पत्र से हमें किसी शासक विशेष के द्वारा किसी धार्मिक पंथ के संरक्षण देने की भी सूचना मिलती है। अब देखो एक नया पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है। कोई शासक किसी धर्म को अगर या पंथ को, धर्म को अगर संरक्षण दे रहा है
तो ये पता तो चलेगा ना, विशेष द्वारा किसी धार्मिक पंथ के संरक्षण देने की भी सूचना मिलती है। यानी कि देखो, कोई राजा है, किसी XYZ धर्म का पंथ को संरक्षण दे रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा कि समाज में उस वक्त की समाज या उस वक्त के राजा की इंटरेस्ट को बताता है ना ये। और वो जाहिर सी बात है, जब राज दरबार का किसी को संरक्षण मिलेगा तो वो धर्म ज़्यादा फले फूलेगा, ज़्यादा उसका विकास होगा, उसके फॉलोअर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि राजा जिस को फॉलो करता है ना, तो उसके नीचे वाली जो प्रजा होती है ना, वो फॉलोअर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचो, जैसे आज के डेट में सलमान, शाहरुख, अक्षय जैसा कपड़ा पहनता है, बाल बनवाता है, तो नीचे तबके के लोग, हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। हम भी वैसा बनना चाहते हैं। सोचो ऐसे कि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन हुआ, तो हम हर चीज़ अंग्रेजों की कॉपी करने लगे, ठीक है। आज से 300 साल पहले मुगलों का दौर था। उस वक्त जो उब्बा जुब्बा पहनते थे, जरी मोती वाले कपड़े ज़्यादातर पहनते थे। आज के दिन में अगर वैसे जरी मोती वाले कपड़े पहन के रोड पे निकल जाओ, कुत्ता भी भौंकने लगेगा, ठीक है। क्योंकि आज वैसा समाज नहीं है। आज हमारा हम जिसको फॉलो करते हैं वैसा वो हमारा आइडल नहीं है। आज हमारा आइडल चेंज हो चुका है। तो जैसे जैसे आइडल चेंज होता है, उसके फ्लोर नीचे उसको फॉलो करते हैं। तो मैं ये बताना ये चाह रहा था, इतना बोलने का मेरे पीछे मकसद ये है कि ये जो किसी खास पंथ को इस शासक ने विशेष संरक्षण दिया, तो जाहिर सी बात है उस शासक का इस पंथ के प्रति उदार भाव रहा होगा, इसमें आस्था रही होगी। तो जाहिर सी बात है ऐसे में इस राजा के जो फ्लोवर होंगे यानी प्रजा होगी, वो भी इस धर्म को संरक्षण देगा, मानेगा। इसकी ख्याति, इस पंथ की धर्म की ख्याति बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। तो मैंने 5 बातें आपको कही। पहली बात मैंने आपको गिनाई कि एक तो वंशावली या उसकी राजनैतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, दूसरा धार्मिक इतिहास की जानकारी मिलती है, तीसरा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे अनुदान देंगे तो उनके आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पांचवा हमने उसके धार्मिक पंथ की विश्वास या धार्मिक पंथ का संरक्षण देने की बात की। तो पांचवा हमने धार्मिक संरक्षण पंथ को संरक्षण दिया, यानी कि राजा का इंटरेस्ट किसी खास धर्म या पंथ के संरक्षण में था। ये बातें मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं इस पुरातात्विक जो साक्ष्य है इसकी लिमिटेशन क्या है। अब लिमिटेशन की बात, सिर्फ अच्छी बात तो नहीं होती है, कुछ लिमिटेशन भी होती। तो लिमिटेशन में यह है कि राजकीय अभिलेख राजकीय दृष्टि को ही व्यक्त करता है। जो राजा के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए दीवारों पे, मंदिरों पे, पहाड़ों पे, कहीं भी, तो जाहिर सी बात है कि राजा को ही केंद्र बिंदु में रख के लिखा गया होगा। उसकी उसकी समाज, उसकी राज व्यवस्था, उसकी आर्थिक, उसकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया होगा। जाहिर सी बात है किसी राजा के बारे में कोई उसका गुलाम या कोई उसकी प्रजा लिखेगी, या जिसको वो नौकरी पर रखा है लिखने के लिए, क्या उसके बारे में क्या उसकी कन्या को लिख सकता है कभी? क्या उसकी बुराइयों को बता सकता है? क्या उसे किसी से कमतर आंक करके दिखाने की कोशिश कर सकता है? नहीं ना, कभी नहीं होगा। ये इसका आगे बताएंगे कि क्या अंजाम क्या होता है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम ये आगे क्रिएट करता है। तो राजकीय अभिलेख राजकीय दृष्टि को ही व्यक्त करता है। राजकीय दृष्टि माने राजा और उस वक्त की राजतंत्र की जो दृष्टि थी, वो जैसा सोचता था उसको वो व्यक्त करता है। उस वक्त की प्रजा को वो व्यक्त नहीं करता है, समाज को व्यक्त नहीं करता है। आगे, जैसा कि हमें अशोक के अभिलेख में ज्ञात होता है कि कुछ अभिलेख अपने मूल स्थान से हटा दिए गए, इस कारण इन अभिलेखों का विश्लेषण हमें वास्तविक सत्य से दूर ले जा सकता है। जैसे इसने एग्जाम्पल के तौर पे आपको पुष्टि करने की कोशिश की है कि जैसे अशोक का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख मान लो कि इलाहाबाद में था, उसको उठा करके हम दिल्ली ले आए, सोगौरा से उठा करके और ले आए, चंपारण में लौरिया अरे राज है वहाँ से उठा के, वैशाली से उठा करके हम लेके चले आए, कहीं दूसरी जगह ले जाके रख दिए। तो जो वास्तविक स्थिति थी, उस वास्तविक सत्य का तो पता नहीं चल पाएगा, वो दूर ले जा सकता है। कुछ अभिलेख प्रशस्ति यानी प्रशंसा के रूप में लिखे गए। जाहिर सी बात है जो राजा होगा उसके बारे में कुछ लिखेगा, वो बढ़ा चढ़ा के ही बात लिखेगा, ठीक है। जो किसी शासक की उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा के लिखता है, ठीक है। भूमि अनुदान पत्र के अध्ययन में, अब सोचो ना,
मान लें कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को मंत्री बनाया है नरेंद्र मोदी ने, तो क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो एक शब्द बोल सकता है या सुन सकता है? संबित पात्रा को अगर बीजेपी में रहना है और इज्जत पाना है और आगे ग्रोथ करना है, तो क्या नरेंद्र मोदी के बारे में वो कभी बुराई सुन सकता है? नहीं ना। ऐसा ही होता है। तो जो राजा था, जाहिर सी बात है, लिखने वाला तो उसकी प्रशंसा में ही कोई बात लिखेगा, ठीक है। उसको किसी भी दूसरे राजवंश से बढ़ा चढ़ा के ही दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भूमि अनुदान पत्र के अध्ययन में एक बड़ी समस्या यह है कि जो भूमि दिया गया ब्राह्मणों को, बौद्ध भिक्षुओं को, उसमें एक समस्या यह है कि कुछ दान पत्र कपड़े और अन्य नष्ट होने वाली सामग्रियों पर खोदे गए। वही कपड़े, चमड़े, पत्र पे खोदे गए जो शीघ्र ही नष्ट हो गए। ताम्रपत्र से हमें अधूरी जानकारी मिलती है। जो ताम्रपत्र बचे हैं या जो पत्थर बचे हैं उससे हमें अधूरी जानकारी मिलती है। कुछ चीज़ें यहाँ लिखे गए, कुछ कपड़ों पे लिखे गए, कुछ चमड़ों पे लिखे गए, लकड़ियों पे लिखे, वो सब तो गल गया ना। तो एक कंप्लीट जानकारी हमको नहीं मिल पाती, इसकी ये लिमिटेशन है, ठीक है। तो हमने आपको ये सारी चीज़ करा दी है। नेक्स्ट है मॉडल क्वेश्चन है, जहाँ साहित्य मौन रहता है वहाँ पुरातत्व बोलता है। अब साहित्य जहाँ मौन रहता है, जैसे कि साहित्य मौन है, हड़प्पा वाले स्थल से तो साहित्य मिला है पर वहाँ मौन है, लेकिन वहाँ पुरातत्व बोलता है। लेकिन वहाँ का जो पुरातत्व मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, वो ही बता रहा है। और भारत के आरंभिक इतिहास के संदर्भ में इस प्रश्न की व्याख्या कीजिए। तो मैंने कल वाले क्लास में आपको लास्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे इस बात को मैंने लिख दिया है। अब ये नहीं कि साहित्य को आप दरकिनार कर दो, नहीं, साहित्य का इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, व्याख्या करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है, अभिलेख कहाँ तक प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में महत्वपूर्ण साधन है। हाँ, अभिलेख जो भी मिले हैं, जो भी अभिलेख मिले हैं, वो वही एकमात्र साधन तो हमारे हिंदुस्तान में है ही। वो लिखना है कि हाँ उसका इम्पोर्टेंस है, सारी बातों को बता देना है। साथ ही अभी जो मैंने लास्ट अभी उसके ये वाला पॉइंट बताया ना आपको कि पर उसकी कुछ सीमाएं हैं, तो इस सीमाओं को भी बता देना है कि भाई उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। उससे पहले उसके इम्पोर्टेंस को बता दिया है, वो इम्पोर्टेंस यहाँ लिख दो, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं अध्ययन स्रोत के रूप में सिक्के जो होते हैं ना, क्वाइंस सिक्के, ये नहीं, पहले वो कहे जाते थे मुहरे, ठीक है ना, मुहर। यहाँ देवी देवता के फोटो बने रहते थे, कुछ आकृतियाँ बनी होती थी, कुछ लिखे रहते थे, ठीक है ना। ये हमारे आर्थिक स्थिति को तो बताता ही है समाज में, प्लस ये आर्थिक लेन देन को भी ये इंगित करता है। तो इस सिक्के का महत्व क्या है, सिक्का क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सिक्के भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये पहला लाइन आपको कह रहा है कि जो हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में जानना है, अध्ययन करना है, स्टडी करना है, उसमें सिक्के एक अपना महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे? अध्ययन स्रोत के रूप में मुद्रा शास्त्र को स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध इतिहासकार डी कोसाम्बी की है। कह रहा है ये जो सिक्कों को जो हमने एक अध्ययन का स्रोत बनाया है, इस स्रोत को एक मानक स्थापित करने का श्रेय जो हिंदुस्तान में जाता है वो डी कोसाम्बी को जाता है। ये क्या थे, इन्होंने सिक्कों को एक एक करके सिक्कों को तराजू पे तौल दिया, फिर उसकी घिसावट के आधार पे, साइंटिफिक तरीके से घिसावट के आधार से जो सिक्का ज़्यादा घिस गया उसको बताइए ये ज़्यादा पुराना है, कम घिसा है तो वो कहे उन्होंने नया सिक्का है। तो घिसावट के आधार पे उसके टाइम को, समय को बताया। क्या है, सिक्के जब ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा घिसेगा, ज़्यादा ज़मीन के अंदर गरा होगा वो ज़्यादा गलेगा। तो उस गलने और घिसने के आधार पे समय को यानी टाइम पीरियड को बता दिया कि कौन कितना पुराना है। तो सिक्के भी हमारे, देखो आप मानो या ना मानो, आपके सिलेबस में ये चीज़ है, इसका इम्पोर्टेंस इतिहासकारों ने दिया है, आप इसको समझ लो, अपने आंसर में लिख के आओ कि भाई हाँ सिक्कों का भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सिक्कों का इम्पोर्टेंस है हमारे किस में, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में, और इसका श्रेय डी कोसाम्बी को जाता है। उन्होंने उसको वजन करके, तौल करके समय का निर्धारण कर दिया कि कौन कितने पुराने सिक्के हैं।
सेकेंड पैराग्राफ में ये कहता है भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आरंभिक मुद्रा का सबसे आहत मुद्रा था जो 5वीं सदी ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह से 500 साल पहले के अस्तित्व में आए, परंतु यह मुद्रा व्यापारिक निगमों द्वारा जारी किए गए। ये जो ईसा मसीह से 500 वर्ष पहले जो आया, यह मुद्रा जो है व्यापारिक, ये जो मुद्रा आया प्रचलन में था, ये व्यापारिक निगमों द्वारा जारी किया गया था, किसी राजा महाराजा द्वारा जारी नहीं किया गया था, बल्कि जो व्यापार करते थे ना, वो व्यापारी वर्गों के द्वारा इन सिक्कों को जारी किया गया था, राजवंश द्वारा नहीं, राजा महाराजाओं के द्वारा नहीं। इसलिए इनसे, अब जाहिर सी बात है व्यापारी वर्गों ने इसको, तो उस व्यापारी वर्गों ने जिन सिक्कों को जारी किया, तो आप क्या सोच रहे हो कि उस पर राजा महाराजा के बारे में पता चलेगा? तो नहीं, इसकी लिमिटेशन ये है कि इन सिक्कों में हम वंशावली अथवा राजनीतिक इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया है वंशावली या राजनीतिक इतिहास की जानकारी ज्ञान नहीं होता। ठीक है, शासकों के नाम से जारी प्रथम सिक्के, अब तक के तो व्यापारी जारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखो शासक ने, राजाओं के नाम से जारी हुआ है प्रथम बार, पहली बार सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं। इंडो ग्रीक शासक जो थे उन्होंने पहली बार, उनके राजाओं ने पहली बार सिक्के जारी किए। इंडो ग्रीक से पहले जो सिक्के जारी होते थे वो व्यापारिक वर्ग के द्वारा जारी होते थे। ठीक है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछेगा पीटी में, तो पहले सिक्के किस राजवंशों के द्वारा जारी किए गए वो आप इंडो ग्रीक में टिक लगाना। अगर आपसे ये ना पूछे कि किन शासकों, पहला सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया, राजवंशों द्वारा, व्यापारी निगमों द्वारा, सातवाहनों द्वारा, गुप्तों द्वारा, तो आप व्यापारी निगम में टिक लगाएंगे। यहाँ राजवंश प्रश्न में यूज नहीं किया है, देखिए अपने प्रश्नों में यूज करें कि किस राजवंश ने सबसे पहले, शासक वर्ग ने पहले सिक्के जारी किए, तो उसमें इंडो ग्रीक में टिक लगाने का। ठीक है, पीटी की भी आपकी तैयारी हो रही साथ साथ में। इसके पश्चात यह एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई। जब इंडो ग्रीक शासक ने सिक्के जारी किए, उसके बाद एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई, लोग जारी करने लगे। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के जारी हुए। हाँ, आपसे पूछे प्रीलिम्स में कि सबसे ज्यादा सिक्के कब जारी हुए, तो आप बोल देना मौर्योत्तर काल में। ठीक है, जारी किए गए। गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक सिक्के जारी किए इसमें, लेकिन संख्या में अगर नंबर में पूछे संख्या में, तो गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण के सिक्के जारी हुए। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा, स्वर्ण के सिक्के सबसे ज्यादा गुप्ता काल में हुए। आगे गुप्त काल के पश्चात अपेक्षाकृत सिक्कों की संख्या में कमी आती दिखती है। इसके आगे गुप्त काल के पश्चात, गुप्ता पीरियड के बाद सिक्कों की संख्या में कमी आने लगती है। तो क्या इससे आगे गुप्ता के बाद जो आने वाले राजवंश थे, क्या उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई इस वजह से? ये प्रश्न है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसको क्लियर करेंगे, भी यहाँ समझाना उचित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इन सिक्कों का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व तो जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपको आंसर कंप्लीट नहीं होता और आपको नंबर मिलेगा नहीं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, राजाओं ने क्या, तो राजवंश की जानकारी और उनकी वंशावली, उनकी राजनीतिक स्थिति पता चलेगी। पहला पॉइंट, राजवंश और उनकी राजनीतिक वंशावली पता चलेगी। साफ है ना, साफ। फिर विशेष के धर्म विशेष के धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है। जिस राजाओं महाराजाओं ने जारी किया, तो उसमें देवी देवताओं का फोटो होता है, उन सिक्कों पर था, उससे धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलेगी कि वो राजवंश किस धर्म में विश्वास रखता था, क्योंकि उस पर देवी देवताओं के चित्र के साथ उनका नाम भी अंकित किया जाता था। ठीक है, राजा का भी नाम, देवी देवता का नाम तो रहेगा ही, साथ में राजा का भी नाम। एक तो राजवंश की जानकारी, उनकी राजनीतिक इतिहास की जानकारी, उनके धर्म के, राजा ने जिस भगवान का फोटो उस पर लगाया है उस धर्म की जानकारी मिलेगी। तीसरा, क्षेत्र विशेष से प्राप्त, चूंकि ये माध्यम से हमें राज्य की राजनीतिक सीमा की विषय में भी जानकारी मिलती है। अब मान लो कि ये सिक्के यहाँ पे ये सिक्के इस एरिया में मिले, कुछ सिक्के मान ले यहाँ पे, ठीक है, और इधर ये नहीं मिल रहा है, तो पता चल जाएगा ना कि ये राजा जो है यहाँ तक ये सिक्के मिले हैं यहाँ पे, तो कोई एक्स राजा है, ये राजा
का सिक्का यहाँ पे मिला है, इसका नाम है, भगवान का फोटो है, सब ले। इधर नहीं मिला, इधर नहीं मिला, तो हमें ये पता तो चल जाएगा कि इसका किस एरिया तक शासन था। ठीक है, वो यहाँ लिखा है राजनीतिक सीमा के विषय में, है ना, राजनीतिक, उस राजवंश की राजनीतिक सीमा कहाँ तक थी, इसकी ये जानकारी मिल जाती है। चौथा ये है सिक्कों की उपलब्धता तथा उनमें धातु की गुणवत्ता के आधार पर संबंधित राज्य की समृद्धि अथवा विपक्ष की भी जानकारी मिलती है। अब सोचो, एक राजा ने यहाँ सोने का सिक्का, गोल्ड का सिक्का निकाला है, दूसरा राजा है, इसने क्या किया है, सोने के बदला में सोना मात्र 10% है और तांबा 90%। ठीक है, तो इस राजा ने सिर्फ सोने का सिक्का, तो क्या आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है? वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, आधार पर राज्य की समृद्धि का पता चलेगा। ठीक है, दूसरा विपक्ष की भी जानकारी मिलती है। अब इन दोनों में मान लो कि ये भी एक राजा है, ये भी एक राजा है, अब ये ज़्यादा मजबूत है, ये कम, दोनों एक, इस राजा का विपक्षी ये है, चाहे इसका विपक्षी ये, तो दोनों एक दूसरे की जानकारी मिलेगी, दोनों की हैसियत की। ठीक है, तो ये सिक्कों का इम्पोर्टेंस था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी लिमिटेशन की बात होगी। लिमिटेशन पे अगर बात करें, सिक्कों का उपयोग मुक्त राजनैतिक एवं धार्मिक इतिहास के अध्ययन के लिए होता है। ठीक है, सिक्कों का उपयोग राजनैतिक, धार्मिक इतिहास के अध्ययन के लिए होता रहा है। आर्थिक इतिहास के अध्ययन के लिए इसका पर्याप्त उपयोग नहीं हुआ है। इसकी दिक्कत यह है, सीमा यह है कि इन सिक्कों का प्रयोग उस वक्त की राजनीतिक समझने के लिए तो हम उपयोग में लाए हैं, धर्म को समझने के लिए लाए हैं, लेकिन उस वक्त की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सिक्कों से हमने उनको जांचने की कोशिश नहीं की है उस राजवंश को। एक लिमिटेशन ये है कि आर्थिक आधार को छोड़ दिए हैं, आर्थिक ही तो इम्पोर्टेंट होता है ना, लेकिन हमने अपनाया किसको, राजनीतिक और धार्मिक को। इसका दूसरा लिमिटेशन क्या है, हाल के स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि किसी काल विशेष में सिक्के की उपलब्धता कम होने को व्यापार के पतन को जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि चूंकि स्वरूप में परिवर्तन आते रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी लिखने में गड़बड़ होगी, इसको देख लेंगे, मैं ये समझा देता हूँ। यहाँ पे किसी विशेष सिक्कों की उपलब्धता कम होने से व्यापार के पतन को जोड़ के नहीं देखा गया, बल्कि स्वरूप में परिवर्तन आया है उसको हमने देखा है। ठीक है ना, तथा परंपरागत सिक्कों को छोड़कर नए प्रकार के सिक्कों को अपनाए जाते रहे हैं। ठीक है, तो जो व्यापार का पतन हुआ, उस पतन के पीछे हम उसके आर्थिक स्थिति को जोड़ करके नहीं देखें, व्यापार के पतन से जोड़ करके नहीं देखा कि सिक्के की, पहले सिक्के मार्केट में 100 होते थे, ठीक है, अब मार्केट में 50 क्यों हैं, तो इससे इसकी आर्थिक स्थिति को जोड़ के नहीं देखे हम, इससे हमने इसके जो स्वरूप चेंज हुआ, परिवर्तन आया है समाज में, उससे हमने इसको जोड़ के देख लिया। हमको सिक्के की उपलब्धता अगर कम हो गई है तो हमको उसके आर्थिक स्थिति को जोड़ के देखना चाहिए था। जैसे अभी नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी में मार्केट से पैसे उठा लिए गए, तो मार्केट में पैसा कम हुआ, तो ये इसकी आर्थिक स्थिति को बताता है, न कि इसके स्वरूप को बताता है। तो यही गलती उस वक्त किया गया, उस वक्त के समाज को जानने में इन सिक्कों को लेकर के। ठीक है, उनके आर्थिक परिवर्तन पे ध्यान देना चाहिए था, ये एक गलती हुई है। चौथा ये है, ऐसा भी देखा गया है कि किसी राजवंश के द्वारा पुराने राजवंश के सिक्कों को जलाकर यानी ढाल करके दोबारा ढाल दिया गया है। जैसे सोने चांदी के, तांबे के जो होते थे, अब एक राजा, मान लो ये एक राजा है, इस राजा को इस राजा ने पराजित कर दिया, इसने इसको पराजित कर दिया। अब इसके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, यहाँ पे जो सोने चांदी थे उसको गला करके अपने राजवंश का द्वारा ढलवा करके अपने राजवंश का और अपने धर्म का, अपने धार्मिक मान्यताओं का इस पे क्या करिए, इंगित करवा दिया नए सिक्कों पे। तो पुराने वाले राजवंशों का पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि इसी राजवंश के द्वारा पुराने राजवंश के सिक्कों को जलाकर दोबारा ढाल दिया गया, इसलिए भी उस काल से संबंधित सिक्के कम मिलते हैं, इसलिए इसके पीरियड का सिक्का कम मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, इसने सब ढाल दिया अपने तरीके से, तो इसके नाम का सिक्का ज़्यादा मिलेगा।
इस पर मैंने क्वेश्चन बना दिया है ये जो यूपीएससी में आया है। प्राचीन काल के अध्ययन के स्रोत में सिक्के कहाँ तक प्रभावी हैं। अब इसको लिख देना है, इसके इंपॉर्टेंस, वो सिक्के क्या है, वो जो पहला पीडीएफ है उसको लिख दीजिए, उसके इंपॉर्टेंस को लिख दीजिए और सीमा को लिख दीजिए और लास्ट में अपना कंक्लूजन लिखना ना भूलिए, कंक्लूजन लिख। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये कला है, कला को हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आपको मैं इतना पे रोकता हूँ क्योंकि कला में हम कला देखेंगे, उसके बाद इसकी क्या लिमिटेशन है, इसका मॉडल प्रश्न क्या है, उस पर मैंने एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2018 में आया हुआ है, उसको मैं करवा दूंगा, लिखवा दूंगा पूरा कंक्लूजन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डाल देते हैं आपके सामने। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।